आज मैं आप सबके सामने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपने इस सफ़र के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से तहसील पट्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये थीम मन था कि सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन 10वीं में मेरे स्कोर बहुत कम रहे क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम जो था वो भी था। फिर मैथ हाई स्कूल का पहले बहुत टफ़ हुआ करता था, आई थिंक आज भी काफ़ी टफ़ है, तो मैथ ही पढ़ता रह गया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। नेट भी हुआ, जेआरएफ भी हुआ और पीएचडी में एडमिशन के दौरान ही मैं परीक्षाएं देता रहता था और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर मेरा चयन हो गया और 2012 के अंत में, और 2013 में मुझे वहां से कॉल लेटर आया। तो 2013 दिसंबर में मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सर्विस को ज्वाइन किया। इस दौरान मेरा जो सपना था, जो गाँव से मैं लेकर आया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा, ये सपना कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं लगातार लगा रहा, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था। पिताजी किसान थे और मार्जिनल किसान, जिनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी। हम 2 भाई हैं। 2016 में मैं दिल्ली आया। 2017 का प्रीलिम्स यूपीएससी को ही मैं स्पेशली टारगेट किया था, लेकिन 2017 और 18 दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर प्रीलिम्स का बॉर्डर लाइन पर रहा, जिसके जब रिज़ल्ट आया तो मायूसी ही लगी। मेरी इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मुश्किल रहा है वो यही रहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा का क्लियर ना कर पाना, और किसी सर्विस को करते हुए तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। सिलेक्शन नहीं होने पर जो भी सामाजिक और जो पारिवारिक दबाव होता है, कोई कहता नहीं है, लेकिन अपने मन का भी दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, दोस्तों का, सबकी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। तो आजकल हाल ये हो गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए, लगातार लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर मिश्र है। हाल ही में घोषित यूपी पीसीएस 2018 के परीक्षा परिणाम में मेरा चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। आज मैं आप सबके सामने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपने इस सफ़र के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, किन किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों में और कितने लंबे समय से लगे रहने के पश्चात मुझे सफलता अर्जित हुई है। मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से तहसील पट्टी से बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई। 12वीं तक की पढ़ाई से पहले मेरा ये मन था कि 10वीं जब परीक्षा मैंने पास की तो मेरा मन था कि मैं साइंस पढूं, और मेरा ये थीम मन था कि सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन 10वीं में मेरे स्कोर बहुत कम रहे क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम जो था वो भी था। फिर मैथ हाई स्कूल का पहले बहुत टफ़ हुआ करता था, आई थिंक आज भी काफ़ी टफ़ है, तो मैथ ही पढ़ता रह गया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। और पिताजी खेती किसानी करते थे तो उन्होंने समझाया कि साइंस बैकग्राउंड के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ से इतिहास, नागरिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत इन विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा वहाँ के एक इंटर कॉलेज से पास किया, दाऊदपुर इंटर कॉलेज से, जो कि बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है। और वहीं पर मुझे ये जानने और समझने को मौका मिला कि अगर आप अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड में आने से आपके लाइफ के लिए मौके कम हो जाएंगे, आप चाहें तो इसे आगे भी निखार सकते हैं। फिर वहाँ से मन हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन होता है तो वहाँ पे जाएंगे। तो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक क्षण ये रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए के एंट्रेंस परीक्षा को पास करना, जो कि उस समय कठिन हुआ करती थी, और आसपास के सब विद्यार्थियों का मन होता था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी तरह से एडमिशन हो जाए। तो इसे किस्मत कहें या फिर कुछ भी कहें, मैं तैयारी किया और उसमें एंट्रेंस में मेरा एडमिशन हो गया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए करने के लिए आ गया। बीए किया, उसके पश्चात वहीं से एमए किया संस्कृत विषय से, और बाद में मन था कि सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था। पिताजी किसान थे और मार्जिनल किसान, जिनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी। हम 2 भाई हैं। छोटा भाई मेरा डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था, तो ये हुआ कि साथ में कुछ करते रहेंगे तो खाली भी नहीं रहेंगे, नैराश्य भी जीवन में नहीं आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पीएचडी का भी एंट्रेंस दिया, पीएचडी में एडमिशन लिया, और उसी दौरान नेट भी हुआ, जेआरएफ भी हुआ, और पीएचडी में एडमिशन के दौरान ही मैं परीक्षाएं देता रहता था और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर मेरा चयन हो गया और 2012 के अंत में, और 2013 में मुझे वहां से
कॉल लेटर आया तो 2013 दिसंबर में मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सर्विस को ज्वाइन किया और तब से लगातार मैं अब तक आरपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूँ। इस दौरान मेरा जो सपना था, जो गांव से मैं लेकर आया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा, ये सपना कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं लगातार लगा रहा। ट्रेनिंग के टाइम पे तो इतना समय मिला नहीं, 2013-14 ट्रेनिंग में चला गया कि उसमें पढ़ाई हो सका। मैंने अच्छे से ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई बंगलौर में, तो उसके बाद फिर से मन में हुआ कि हम अब अपने सपने को भी साथ में लेकर चलेंगे और जो भी दायित्व मुझे सब इंस्पेक्टर के रूप में मिले हैं उनको भी पूरा करूंगा। तो मैं वहाँ पर जो भी काम थे उनको बेहतर तरीके से सीखा, आरपीएफ में सही से करता रहा। तो मुझे जो भी अधिकारी थे उनकी भी प्रेरणा मिलती रही लगातार और उनसे भी मार्गदर्शन मिलता रहा कि आप चाहें तो अपने बचे हुए समय में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत फ्रेंड, कुछ सिलेक्टेड भी थे, कुछ नॉन सिलेक्टेड भी थे, लगातार टच में रहते थे, तो लोग बताते रहते थे। और फिर मैं वहाँ से मुझे एक मौका मिला कि मुझे अटैचमेंट पे दिल्ली आने का मौका मिला रेलवे बोर्ड में। तो यहाँ आकर मुझे एक उचित माहौल भी मिल गया और लगातार मैं इस परीक्षा को देता रहा। 2016 में मैं दिल्ली आया। 2017 का प्रीलिम्स यूपीएससी को ही मैं स्पेशली टारगेट किया था, लेकिन 2017 और 18 दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर प्रीलिम्स का बॉर्डर लाइन पर रहा, जिसके जब रिजल्ट आया तो मायूसी ही लगी। लेकिन मैं निरंतर लगा रहा तो यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो उसके क्लियर होने के बाद मैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विभिन्न टीचर के पास गया कि किसी तरह से मेरा मेंस की तैयारी हो जाए। तो बहुत सारे टीचर हंसे भी, मुस्कुराए भी कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद तुम मेंस की तैयारी करने आए हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे जो सिखाया है कि लिखना कैसे है और लिखने की प्रैक्टिस क्या थी, तो मुझे जो भी कठिनाई थी मेरे मन में था कि मेरी कठिनाई प्रीलिम्स भर तक है। फिर मैंने अपने से ही पूरी तैयारी की, मेंस की तैयारी की और मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया और इंटरव्यू दिया। फाइनल सिलेक्शन हालांकि नहीं हो सका, बहुत सारे इफ एंड बट रहते हैं। लेकिन मैं उसके बाद ही पीसीएस को, यूपी पीसीएस को उतना फोकस नहीं किया था। लेकिन चूंकि एक जैसा ही पैटर्न हो गया यूपी पीसीएस का भी, यूपीएससी की तरह ही, तो 2018 में पहली बार मैं यूपी पीसीएस का मेंस दिया और इसी परीक्षा के उसमें मेंस भी उत्तीर्ण हुआ, फिर इंटरव्यू भी दिया। और दोस्तों, इंटरव्यू से पहले क्या हुआ कि अगस्त में 4 अगस्त को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट के बाद आप सबको पता है कि सिलेक्शन होने के बाद एक और अलग माहौल होता है। सिलेक्शन नहीं होने पर जो भी सामाजिक और जो पारिवारिक दबाव होता है, कोई कहता नहीं है, लेकिन अपने मन का भी दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, दोस्तों का, सबकी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं और उन अपेक्षाओं पर कहीं से भी कुछ कुठाराघात हो जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं तो मन बहुत दुखी भी हो जाता है। लेकिन मुझे पता था कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, यूपी पीसीएस में होगा। और एक ही हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था यूपी पीसीएस का। मैंने उसको किसी तरह से मन लगाकर उसकी तैयारी की और जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ठीक रहा और अंततः मेरा सिलेक्शन उसी परीक्षा में पीसीएस 2018 में फाइनली हो गया। मेरी इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मुश्किल रहा है वो यही रहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा का क्लियर ना कर पाना और किसी सर्विस को करते हुए तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। और ऐसे समय में मैं केवल यूपीएससी के लिए फ़ोकस किया था, तो उसमें होता ये था कि जून, जुलाई, अगस्त में कभी परीक्षा होती थी। अगर उसको पास नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल फिर परीक्षा आएगी और उस दौरान जो एक मन में चिंताएं होती हैं कि इस नौकरी को करते रहें, इसमें आगे जाएं, या फिर हमें नौकरी किसी भी तरह से अपने सर्विस प्रोफाइल को चेंज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो प्रेरणा भी देते थे, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो हतोत्साहित भी करते थे। लेकिन जो हतोत्साहित करते थे उनको मैंने सदैव ज़्यादा ही प्रेरणा का स्रोत पाया है और ये मैंने माना है कि जो जैसा भी कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से मुझे मेरे प्रदर्शन में इम्प्रूव करने की कोशिश ही कर रहे हैं। जो भी ऑफिस में जो कठिनाइयाँ थी, जो काम था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ऑफिस में मैं काम ना करके, काम चोरी करके मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वहाँ भी अच्छा परफॉर्मर रहा हूँ और लगातार काम करते रहने से जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं आता था। और अब तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तो मैं मेट्रो से जाता था, मुखर्जी नगर में रहता हूं, तो मेट्रो में मैं हेडफोन लगा के रखता था। जो करंट के वीडियोज़ रहते थे वो मैं मेट्रो में कंप्लीट कर लेता था। लौटते समय भी ऐसा करता था। तो मैं डेली कम से कम, अगर कुछ भी पढ़ाई ना हो, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने 10 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ा। मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। मैंने अपने जीवन में जाना है, जो खुद से जाना है, यही जाना है
कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है। और इस कुछ ना कुछ में कई बार ऐसा होता था कि हफ्ता गुजर जाता था, किताब नहीं छू पाया हूँ, लेकिन ये ज़रूर रहता था कि जो डेली करंट अफेयर्स है या फिर कोई टॉपिक का वीडियो है, मैं आधा 1 घंटा ज़रूर सुन लेता था आते जाते ही, रास्ते में ही। तो उससे क्या होता था कि डिसकंटिन्यूएशन उतना नहीं हो पाता था, मैं लगातार जुटा रहता था। और इन सब में ये चीज़ें रहती थी, मन के अंदर रहता था कि अगर प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो जाए, जैसा कि हम में से बहुत ज़्यादा प्रतियोगियों को लगता है कि हमारा मेंस अच्छा है, और होता भी है वाकई, बहुत सारे लोगों का मेंस बहुत अच्छा होता है। इसी का परिणाम होता है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फाइनल सिलेक्शन उनका हो ही जाता है। क्योंकि इस सर्विसेज में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने में इतने सारे इफ़ एंड बट्स हैं कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कुछ सामाजिक चुनौतियाँ होंगी, कभी पारिवारिक चुनौतियाँ होंगी, कभी आपके अपने स्वजीवन में, निजी जीवन में इतनी सारी समस्याएं होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि हमारे परिवारजन ने, सब ने, छोटे भाई ने, घर वालों ने, सब हमेशा सपोर्टिव रहे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम करते रहो, लगातार करते रहो। और यही रहा कि मैं लगातार उसमें जुटा रहा, निरंतर प्रयास में लगा रहा। और मैंने ऑप्शन भी अपने बनाए कि अगर सिविल सर्विसेज में मेरा किन्हीं कारणों से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पर नहीं कह सकता है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास करते भी हैं। कई बार हमारे प्रयास सफल होते हैं, कई बार पूर्णतः सफल नहीं होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, या तो आप सफल हैं या असफल हैं, समाज जिस कारण जानता है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि हम सफलता के कितने करीब से गुजरे हैं। और ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि हमें जीवन जीने का भी कहीं ना कहीं से मंत्र दे जाती हैं कि आपको असफलता को कैसे लेना है, सफलता को लेना है। असफलता होने पर बहुत हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि परीक्षाएं जीवन का एक अंग हैं, जीवन नहीं। तो इसमें लगातार लगे रहने से, और मुझे लगा कि एक विकल्प भी बनाना चाहिए, तो मैंने विकल्प भी बनाया कि JRF नेट और PhD भी अपनी कंप्लीट किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो मेरे पास एक विकल्प था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में भी जा सकता था, वहाँ भी एक अच्छा मौका था। लेकिन मेरा ही मानना था, मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से ही जा चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो चुके हैं। मेरा ही मानना था कि अलग अलग क्षेत्रों में, और शुरू से ही मन था कि अगर सेवा का मौका मिले समाज में जाकर तो सबसे बेहतर होगा। मम्मी और पिताजी की भी ये दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह से भी अगर मैं क्रैक कर सकूं अपने इस छोटे से गांव का। मुझसे पहले जो भी लोग सिलेक्ट हुए विभिन्न पदों पर हैं, लेकिन कोई भी सिविल सर्विसेज के IAS या PCS में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं से अपने उस क्षेत्र का, अपने उस गांव का भी नाम बढ़ाना है, और लोगों को प्रेरित करना है कि किसी भी तरह से आप हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। बस लगातार लगे रहना है, मोटिवेटेड रहना है। इस तैयारी के चरण के दौरान बहुत बार आपको लगेगा कि हमें अब छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते जाएंगे, लेकिन हमको उसको छोड़ना नहीं है। हर हाल में उसमें निरंतरता बनाए रखनी है। किसी भी तरह से परीक्षा जब आ जाए तो किसी तरह से फोकस को अपने बढ़ाना है, ज़्यादा मेहनत करना है। एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा दोस्तों का 2-4 दोस्त से मिलके करना है जो डिस्कस करते रहें। अगर आप दूर भी हैं, अब तो ऐसा हो चुका है कि आप कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, बंगलौर में रहें, चाहे दिल्ली में रहें या इलाहाबाद में रहें, किसी गांव में रहें, नेटवर्क भी है और कोई समस्या नहीं, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और 2-4 दोस्त का सर्किल बना के जो कि आपको सुख दुख में बराबर वो साथ भी देते रहेंगे, साथ में आपका क्या कमियां हैं वो भी बताते रहेंगे पूरे इस साइकिल के दौरान, कि कैसे प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन कम रह जाते हैं तो हम क्या करके उसको इम्प्रूव करें, मेंस में हमें कैसे लिखना है। इन सब चीज़ों को आपको आइडिया मिलता रहेगा। दोस्तों, ये परीक्षा मैंने हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, और हिंदी माध्यम के छात्रों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं विशेष करके मेंस में, उससे मैं लगातार अवगत रहा हूँ। क्योंकि लिखने से लेकर फिर उसके कंटेंट को लेकर जो भी परेशानियाँ रही हैं, उन चीज़ों से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। ये समस्याएं तो हैं ही। कोई कह भी देता है, बहुत बार मैंने ये सुना है कि माध्यम कोई फ़र्क नहीं डालता है, लेकिन ये सच नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि माध्यम से फ़र्क पड़ता है। कोई भी कमीशन बायस्ड नहीं है, लेकिन उनके जो सिस्टम है या जो भी पैटर्न है उसमें अपने आप भी ना चाहते हुए भी किसी न किसी माध्यम को वरीयता मिल जाती है। तो आजकल हाल ये हो गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मेंस में इतना सारा लिखना है और उस लिखने के दौरान और कंटेंट की भी एक समस्या है। लेकिन हमने ये कर सकते हैं कि जो अच्छा कंटेंट है उसको पढ़ें, उसको अपना नोट्स तैयार करें और उसको लेकर लगातार जुटे रहना है। तो अगर मैं, जैसा कि मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने ABCD भी कक्षा 6 में सीखा था, तो
मैं आगे आकर इस हिंदी माध्यम में परीक्षा पास कर सकता हूँ, या यूपीएससी मेंस में जो इंग्लिश क्वालिफ़िकेशन होता है, कुछ साथी मेरे उसमें भी फेल होते रहे हैं, उसमें पहली बार में अगर हो सकता है क्लियर कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए, लगातार लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आप लोग लगे रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हो, विजय हो।